आप लोग पॉइंट मास के बारे में बता सकते हैं क्या मतलब हुआ इसका? पॉइंट मास, इसका क्या मतलब समझना होगा। जानते हो या नहीं जानते हो? अरे भाई, बताना है कि नहीं बताना है? सर, जब एक बिग बॉडी का मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता हो। ये पॉइंट मास है। इसका मास m kg मान लेते हैं, बॉडी को। पॉइंट मास का मतलब पूरा मास एक पॉइंट पर है। मतलब कोई भी मास, जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग कहते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे से 10 मीटर दूरी पर हैं, तो इसका मतलब समझिएगा कि दोनों जो मास हैं, भले ही वो जितने भी हों, लेकिन वो साइज में एक पॉइंट के बराबर होंगे। जो कि हकीकत में ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। बॉडी जो होती है एक्सटेंडेड होती हैं। पॉइंट मास तो बहुत कम मिल पाएगा। एक्सटेंडेड बॉडी ज्यादा होती है, बड़ी, बड़े आकार में। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि पॉइंट मास। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारी फिजिक्स के अधिकतर चीजें पॉइंट मास को लेकर बनी हुई हैं। लेकिन जब पॉइंट मास ना हो, तो बाद में एक आपको चैप्टर पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब है कि पूरी बॉडी का एक बैलेंसिंग पॉइंट होगा, सेंटर होगा। आप इसको ऐसे समझिएगा, ये आपका सपोज स्केल है। आपने अपनी उंगली यहां पर लगाई और इसको बैलेंस कर दिया। तो आप ऐसा मान सकते हैं, मान लेते हैं ये 200 ग्राम की है। तो आप मान सकते हैं कि 200 ग्राम जो है वो इस पॉइंट पर है। मान सकते हैं, ऐसा है नहीं। ये 200 ग्राम पूरी बॉडी में सब जगह बटा हुआ होगा। लेकिन कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो कैलकुलेशन के लिए, जी सर। नहीं नहीं, मैं अभी पढ़ा रहा था तो मैं रिकॉर्डिंग पे डाल रहा है। कोई बात नहीं। यूट्यूब पे। जी जी, यूट्यूब में। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। तो आप पूरी बॉडी का मास एक जगह पर मान लेते हैं। मान लेते हैं का मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता तो नहीं है वो। आपके पास कोई आलू है, ये पोटैटो है जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने। तो ऑब्वियस है, अगर ये 100 ग्राम का या 50 ग्राम का कोई आलू है, तो बच्चों इसके हर हिस्से का वजन होगा। लेकिन आप पूरे मास को किसी एक पॉइंट, मान लो पी पर मान लीजिए, तो वो सेंटर ऑफ मास होगा। एक आम आदमी की लैंग्वेज में उसको बैलेंसिंग पॉइंट बोल सकते हैं आप। और वहां पर मान लेने से फिर इसे आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज दो बॉडी हैं, एक ये रखी हुई है, एक ये रखी हुई है, और आप करें कि इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, तो सवाल ये उठेगा कि 2 मीटर कहाँ से कहाँ तक का मानेंगे आप? तो अब हम समझिए, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास और इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। तो अभी क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते हम लोग, अभी शुरुआती चैप्टर से हैं, तो अभी तो पॉइंट मास ही है सब तरफ। मतलब कोई बॉडी है और वो पॉइंट मास की तरह है। मास जितना भी हो, लेकिन वो मास एक पॉइंट पर कंसेंट्रेट है, ऐसा मान के चलते हैं। जब फिजिक्स में थोड़ी हमारी समझ बढ़ जाती है, तब हम एक्चुअल बात करते हैं कि एक बड़ी बॉडी है और उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उसका क्या मतलब होता है। ये सारी बातचीत आपको एक चैप्टर में पढ़ाई जाएगी।
तो अभी पॉइंट मास समझ में आया या नहीं आया? तो सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है? हाँ बेटा, एक ही चीज है अर्थ पे। ग्रेविटी वहां होगी जहां ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। सेंटर ऑफ मास हर जगह होगा, चाहे वहां ग्रेविटेशन हो या ना हो। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास ज्यादा जनरल शब्द है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही चीज है। लेकिन सेंटर ऑफ मास पूरे यूनिवर्स में कहीं भी काम करेगा। जहां नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो वहां पर भी काम करेगा। लेकिन वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब नहीं बन पाएगा। मैं समझा पाया? ओके। हम्म। तो पॉइंट मास को इसलिए समझना जरूरी है कि हमारे पास अभी तो सब पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हैं। शुरुआत में हम इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करते, लेकिन बाद में हम इस बात पे बात करेंगे भी। चलिए ठीक है। हम लोगों ने कुछ चीजों पे बातचीत की है बच्चों, तो पहले भी मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सपोज आप इस पॉइंट पर हैं ए पर, और इसके कोऑर्डिनेट मान लो 1,2 है। तो 1,2, तो 1 जो है उसे हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ध्यान रखिएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है जिसको एब्सिसा बोलते हैं, और ये ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट अगर कांस्टेंट रहे और वाई बदलता रहे, तो ए को कहाँ को चलना चाहिए? एक्स कांस्टेंट, वाई इंक्रीजिंग। वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, एक्स जितना है उतना ही रहेगा। तो इसे कहाँ को चलना चाहिए पॉइंट ए को? किस डायरेक्शन में? आप लोगों को बेटा आता है तो वो बोलो, नहीं आता है ऊपर तो को। नहीं आता बोलो, लेकिन जल्दी बोलो। आप गैप करते हुए लेक्चर अल्ट्रा स्लो चले जाता है। सर ऊपर को। ऊपर, ठीक हो गया। तो ये एक्स वाई के पैरेलल चलेगा, मतलब हम ऊपर का मतलब कहेंगे वाई के पैरेलल। आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो वाई बढ़ता जाएगा, एक्स जितना है उतना ही रहेगा। अभी एक्स 1 है। तो आपको ये समझना है, अच्छा अगर सेकंड कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो ऊपर को, अगर सेकंड कोऑर्डिनेट घटेगा तो नीचे को। नीचे का मतलब वाई के ही पैरेलल डाउनवर्ड। अब मैं एक्स को इंक्रीजिंग कह देता हूँ, इंक्रीजिंग ऐसे सिंबल बना देता हूँ, और वाई को कांस्टेंट। एक्स बढ़ रहा है, वाई कांस्टेंट है। अब कहाँ को चलेंगे हम? एक्स के पैरेलल। एक्स के पैरेलल, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, इधर को। और अगर हम एक्स को कम करते चलें तो ऐसे डायरेक्शन में चलेंगे। ऐसे में राइट साइड को जाएंगे, रेड हैंड वाला जो रेड साइन से बनाया, तो एक्स बढ़ेगा। ब्लैक से चलेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, तो एक्स घटेगा, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में वाई कांस्टेंट रहेगा। तो हमें समझ में आया कि अगर कोई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, कोई भी एक, तो जो ग्राफ बनेगा वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा या वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब आगे। बच्चों ये बताओ, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मान लो एस, मान लो एस डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। ऑब्जेक्ट है कोई और वो रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो ग्राफ कहाँ को जाना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है, तो एस और टी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होना चाहिए? कोई आइडिया है तो बोलिए, नहीं है तो मैं बताता हूँ।
शायद टी के पहले जाएगा। शायद। अच्छा, बढ़िया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्टॉप में होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन टाइम तो बढ़ ही रहा है लगातार। बहुत अच्छा हम्म। जवाब है। देखो भाई, कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो वो यहाँ पर होगा, इस लाइन में कहीं पर। मान लो इसको ए मान लो, तो उसका ग्राफ ऐसा हो। क्यों? क्योंकि टाइम तो बढ़ ही रहा है ना, समय तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो जहां था वही है। तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बढ़ना, लेकिन टाइम बढ़ता जाएगा। तो ऐसा ग्राफ कभी एस और टी का ग्राफ होगा तो समझ में आ जाएगा कि टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जहां था वही है। तो इसे देख के हम समझ जाएंगे, अच्छा ये रुका हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों, हम लोग डीएस अपॉन डी जब बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो है वो है, आप कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपने पहले भी इस पे बातचीत की है। डिस्प्लेसमेंट किस दर से हो रहा, बदल रहा है 8 सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव की दूसरी डेफिनेशन मैथ्स में, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। ये स्लोप का मतलब झुकाव, कितना स्लोप है। तो बच्चों, अगर मैं स्लोप के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूं, तो कोई लाइन अगर ऐसी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, सपोज ये लाइन है ओ ए, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, तो इसका जो स्लोप होगा वो टेन थीटा माना जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको टेन थीटा पता होगा। 10th क्लास में टेन थीटा के बारे में पढ़ाया जाता है क्या? अरे भाई, 10th क्लास में टेन थीटा पढ़ाया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या नहीं? यस सर। यस सर। तो टेन थीटा स्लोप को बताता है। तो अब मैं एक दो एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूं। अगर कभी थीटा 30 डिग्री होगा, मतलब कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान से सुनिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसका स्लोप कितना होगा? अगर एंगल बनाती है तो स्लोप टेन थीटा होता है। तो अगर एंगल 30 डिग्री बनाएगी तो टेन थर्टी होता है। टेन थर्टी मालूम है किसी को कितना होता है? तो स्लोप 1/√3 हो। अगर थीटा 45 डिग्री है तो स्लोप कितना होगा? 1045। 1045 कितना होता है? 1। याद रखिएगा। अगर ऐसे ही थीटा 60 डिग्री हो जाए तो स्लोप कितना हो जाएगा? 1060। 1060 होता है √3। थीटा 90 डिग्री हो तो स्लोप 1090। 1090 बेटा अनडिफाइंड बोलते हैं, बेसिकली इन्फिनिटी हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ये डिफाइन नहीं होता। आप जब भी स्लोप 90 हो तो थीटा 90 होगा तो कैसी लाइन होगी जरा सोचो, एक्स एक्सिस से 90, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी या नहीं? पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको समझिएगा। अगर कोई लाइन, चलिए थीटा 90 है, थीटा क्या है पहले ये समझिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है? और अगर पॉजिटिव एक्सिस से 90 बनेगा तो वाई एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा ना कोई भी लाइन। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये लाइनें हैं, और सपोज ये वाई एक्सिस है, और ये सब वाई के पैरेलल हैं, तो ये भी एक्स एक्सिस से 90 बना रही होंगी या नहीं?
तो कभी भी अगर कोई लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल होगी तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी? मैं रिपीट कर रहा हूं सवाल। कोई लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी? 90। 90। तो उसका स्लोप हम कहेंगे तो वो अनडिफाइंड कहें आप या इन्फिनिटी बोलें। आपके लेवल पे इन्फिनिटी और अनडिफाइंड की बहस में अभी ज्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा। अगर थीटा जीरो हो बच्चों तो स्लोप कितना होगा? टेन जीरो जीरो होता है। थीटा जीरो होने का मतलब क्या हुआ? कोई लाइन कैसी होगी थीटा जीरो होगा तो? एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बनाएगी। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी या नहीं? पैरेलल लाइनों के बीच कितना एंगल पड़ा है आप लोगों ने? दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 और 180। हाँ, तो वो अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो। अभी लाइनें हैं और वेक्टर में थोड़ा अंतर है। डायरेक्शन वेक्टर में होती है। तो कोई भी लाइन जिसका स्लोप जीरो होगा, ध्यान रखिएगा, स्लोप जीरो है तो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। मैं पिछले वाले में आ जाता हूँ। ये सवाल था। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था तो आप ही ने बताया था कि उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। तो बच्चों इस समय इसका स्लोप कितना होगा? ये टी एक्सिस से पैरेलल है तो इसका स्लोप कितना होगा? 0। जीरो होगा। वेरी गुड। तो बेटा अभी जो मैंने ऊपर पढ़ाया जरा इस बात पे गौर करो। डीएस अपॉन डी टी क्या बता रहा है? देखो तो दो चीजों को बता रहा है। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। तो पिछले पेज में जो एस और टी ग्राफ बना था, मैं यहां पर दोबारा सबसे नीचे बना दे रहा हूं। ये टी था, ये एस था। ग्राफ ऐसा बना था। तो इस ग्राफ का स्लोप अभी आपने बोला जीरो है। डीएस अपॉन डी टी जीरो है। तो स्लोप जीरो है, लेकिन यही तो वेलोसिटी भी है। सबसे ऊपर पढ़िए, मैंने लिखा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, तभी तो रुका हुआ है। एक ही बात को मैं कई तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब एस टी ग्राफ अगर ऐसा बना है तो वो स्टेशनरी है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो स्लोप का एक छोटा सा कंसेप्ट, अगर एंगल दिया हुआ हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, ये एक तरीका है। एक और तरीका है, मैं थोड़ा उस पर बात करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एंगल नहीं दिया हो, कुछ और दिया हो। सपोज मैं ऐसे ही दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है। हमारे पास दो पॉइंट्स है। ए के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x1 y1 और बी के x2 y2। अब हमें निकालना है इसका स्लोप। तो इसको समझिएगा, मैं ऐसे लाइनें डाल देता हूँ परपेंडिकुलर। इसको पॉइंट सी मान लेता हूँ। तो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही माना जाएगा थीटा, क्योंकि अगर आप इसको पूरा बनाते पीछे तो कहीं यहाँ थीटा आता तो वो उतना ही होगा। ये दूरी x1 है, आप समझ रहे होंगे। ये पूरी दूरी y1 है। ये दूरी x2 है और ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक y2 है। ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो गई? क्या मैं इसे y2 माइनस वाई वन कह दूं और इस दूरी को x2 माइनस x1 कह दूं? तो अब अगर स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप तो टेन थीटा हुआ। लेकिन टेन थीटा अगर आपने पढ़ा हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो भी स्लोप निकल जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका है, ये ज्योमेट्री वाला तरीका है। जैसे अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बच्चों। सपोज ये 2,1 है और ये 7,8 है।
तो इसका स्लोप कितना होगा अब आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं क्या? वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ये वाला अपॉन नीचे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ऊपर क्या लिखें? 8 - 1। नीचे क्या लिखें? 7 - 2। कितना आएगा? 7/5। तो ये स्लोप आ गया इस लाइन का। ये स्लोप निकालने का दूसरा तरीका है। अगर आपको कोऑर्डिनेट पता हो पॉइंट्स के, तो आप स्लोप ऐसे निकालेंगे। अगर आपको एंगल पता हो तो आप टेन थीटा की मदद से स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप दो तरीके से निकालते हैं। और तीसरा तरीका बच्चों जो डेरिवेटिव होता है, ds/dt है। तो ये इसका मतलब जो एस टी ग्राफ है उसके स्लोप की बात हो रही है। तो डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर स्लोप ही होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो किसी पॉइंट पर स्लोप ही निकलता है। तो स्लोप निकालने के तीन तरीके हो गए। एक है टेन थीटा वाला, दूसरा है कोऑर्डिनेट की मदद से, और तीसरा है डिफरेंशिएशन की मदद से। ये तीन तरीके आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि स्लोप तो बहुत सारी जगह आता रहेगा। क्या यहां तक क्लियर हो पाया या कोई डाउट हो रहा है? हेलो बेटा, ग्राफ और पिक्चर वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप लोगों को हाँ बोलने में भी दिक्कत है क्या? मैं कैसे समझूं कि आपको आ गया? आप हाँ तो बोल दिया करिए कम से कम प्लीज, ताकि आगे बढ़ें। तन्वी, आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी अंकल, आ गया। तो बेटा ये तो बड़े एहसान की बात है, आपने हाँ बोल दिया। आप टाइम पर बोल दिया करिए प्लीज। वो नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की बात करते हैं। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। अगर मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया कोई, इससे क्या समझ में आता है? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ऐसा है, हो सकता है आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा हो। इससे क्या समझ में आता है आपको? कुछ बता सकते हैं आप लोग? कुछ भी जो आपको लगता हो। नहीं, कुछ नहीं। सपोज ये थीटा है, तो इसका जो स्लोप होगा वो dv/dt भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। आप टेन थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास एक नॉलेज है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका जितना स्लोप है फिर वो बदलता नहीं। बदलेगा तो वो स्लोप, वो लाइन नहीं रहेगी, फिर कर्व बन जाएगा। कर्व और लाइन में यही अंतर है कि कर्व का स्लोप बदलता है, लाइन का स्लोप जितना है फिर वही बना रहेगा हमेशा, तो अभी वो स्ट्रेट लाइन है। अभी ये बताइए, जो मैंने आपके सामने पिक्चर बनाई है उसका स्लोप बदल रहा है, बदलेगा या वही रहेगा? सर वही रहेगा। वही रहेगा, तो स्लोप कांस्टेंट हुआ फिर। स्लोप लिखा है वो कांस्टेंट है। अच्छा, dv/dt को क्या कहते हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी में एक सेकंड में जितना चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसे बोलते क्या है मालूम है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो इससे क्या समझ में आया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यही समझना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
एक इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये समझना जरूरी है। वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका ये मतलब। और वो पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे सपोज ये वेलोसिटी मान लो और ये टाइम मान लीजिए, ग्राफ ऐसा आ रहा है, लाइन। तो अब आप ये देखिए कि ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो थीटा बन रहा है वो 90 से बड़ा है। थीटा 90 से बड़ा है तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी बेटा। टेन थीटा नेगेटिव होगा और टेन थीटा स्लोप है। यहां भी लाइन बनी है तो ऑब्वियस है ये कांस्टेंट तो है, जितना है उतना ही रहेगा स्लोप हमेशा, लेकिन ये नेगेटिव है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही होगी। एक्सेलरेशन यहां भी कांस्टेंट है क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को बताता है। इस पेज में मैंने दो वीटी ग्राफ बनाए, दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट का मतलब जितना है उतना बना रहेगा। लेकिन पहले वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दूसरे वाले में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। पहले वाले में वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, दूसरे वाले में वेलोसिटी घटते जाएगी। तो पहला वाला तब ज्यादा यूजफुल है जब आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, एक्सेलरेटर दे रहे होते हैं उसे। और दूसरा वाला तब है जब आप ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक आराम से लगा रहे हैं आप क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जितना 8 सेकंड में स्पीड कम हो रही है, अगले सेकंड में भी उतनी कम होगी, उससे अगले सेकंड में भी उतनी कम होगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो जब वेलोसिटी कम होती है तो वीटी ग्राफ में थीटा 90 से बड़ा होता है। याद रखिएगा, थीटा 90 से पहले तो हमेशा जब भी एक्यूट एंगल वाला थीटा होगा, ऊपर वाला डायग्राम देखिएगा, एक्यूट एंगल जब भी होगा थीटा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी आप ऐसा बनाएंगे, इस तरह का ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे, तो हमेशा एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, तो वेलोसिटी घटेगी। कई बार हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं। अगर आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल एक्यूट है, जिनके बीच का एंगल, ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अभी वन डायमेंशन में बात हो रही है तो आपको लगेगा ये क्या बात है, लेकिन आपने अभी टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन की स्टडी या तो कर ली होगी या करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है तो वेलोसिटी बढ़ती, स्पीड अप होती है चीज। इस लाइन को बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कब बढ़ती है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एक्यूट एंगल होता है। मतलब थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। अगर थीटा ऑब्ट्यूस है, थीटा 90 से बड़ा है, तो स्पीड डाउन होती है हमेशा। और तीसरा, अगर थीटा ठीक 90 हो जाए तो स्पीड कांस्टेंट रहती है। मैं वेलोसिटी नहीं, स्पीड की बात कर रहा हूं। कभी भी जिंदगी में, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है, कभी भी जिंदगी में फिजिक्स कोई भी चैप्टर आप पढ़ें, आप पूछें कि कोई झूला है या कोई गाड़ी है, किसी की भी स्पीड कब बढ़ती है, तो आप सीधे कहिएगा जिस समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एक्यूट एंगल होता है तो गारंटी है कि स्पीड बढ़ेगी। एंगल ठीक 90 होगा तो स्पीड जितनी है उतनी बनी रहेगी। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा
तो फिर स्पीड डाउन होगी, गारंटी है बच्चों। ये आपको आगे के चैप्टर में बहुत मदद करेंगे ये कंसेप्ट। क्या यहां तक समझा पाया मैं आप लोगों को? यस सर। हम्म। थोड़ा सा इसको देखिएगा। वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए नॉन जीरो है। एक्चुअली इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक चतुराचारी फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ऐसा कुछ। मैं अभी यहाँ 11 के हिसाब से इसको जो नाम दूंगा वो दूंगा पैराबोला। इसको बच्चों पैराबोला कहते हैं। अब इसमें जो ए है वो नॉन जीरो है, ए जीरो नहीं है। तो फिर ए या तो पॉजिटिव, कोई चीज जीरो नहीं है तो या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब जीरो से बड़ा, नेगेटिव होने का मतलब जीरो से छोटा। अगर ए पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। और अगर ये नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला ऐसा होता है बच्चों, ऊपर ये। डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा ये। नाम से क्लियर है, वो उसका मुंह जो है ऊपर को खुला रहेगा तो अपवर्ड हो गया, और नीचे को खुला है तो डाउनवर्ड। जैसे अगर मैं आपसे कहूं -2x² प्लस 7x प्लस 6, तो बच्चों ये बताओ ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड? डाउन। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? -2। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? ए से। डेफिनेशन में एक्स स्क्वायर के साथ ए था, देखिए सबसे ऊपर। अभी जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो -2 है, -2 नेगेटिव हो गया तो ये डाउनवर्ड बना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर +2 कर दूं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तय करता है कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। आप लोग इस बात को ध्यान से समझिए कि कभी भी अगर एक वेरिएबल एक्स और वाई में, इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से समझिए प्लीज। इसमें वाई अकेले है जबकि एक्स क्वाड्रेटिक है। अगर आप एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा बेचारा अकेला है, तो पैराबोला बन जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूं मैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ लिया आप लोगों ने? ऐसा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया। पढ़ लिया। अगर मैं एस और टी का ग्राफ खींचू, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? टी स्क्वायर आ रहा है? अरे भाई, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? प्लीज आंसर क्विक किया करिए। यस सर। तो फिर ये कैसा पैराबोला बनेगा? ये कर्व पैराबोला है इसका मतलब, क्योंकि इसमें एक क्वाड्रेटिक है, एक अकेला है। तो एस टी ग्राफ इस समय पैराबोला की तरह बिहेव करेगा, ये बनेगा। इसका मतलब ये है, ये टी और ये एस। ये तब बनेगा ऐसा वाला अगर एक्सेलरेशन ए पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ऐसा भी हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो ये टर्म ही नहीं रहेगी, फिर तो खाली सिंपल लाइन आ जाएगी। तो एस और टी वाला जो ग्राफ होता है, रटना नहीं है। एस टी ग्राफ कब पैराबोला बनेगा, कब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे रखा है या निगेटिव दे रखा है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो पैराबोला बनेगा ही नहीं,
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, ऊपर रखो एक ही जो है जीरो, तो फिर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एस इक्वल टू यू टी। कब पैराबोला बनता है ये समझ में आया है आप लोगों को? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला बन सकता है अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव। आपके तीन इक्वेशन से हैं, बाकियों में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहला आपने v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा, इसमें कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये पैराबोला बनेगा, क्योंकि इसमें टी स्क्वायर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एस और वी में करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, तो ये भी पैराबोला बनेगा। तो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें ध्यान से देखिए, पहला स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वेलोसिटी में और टाइम में, दूसरा पैराबोला बनेगा एस में और टी में, और तीसरा वी में और एस में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में पैराबोला है, क्योंकि वी स्क्वायर है जबकि एस अकेला है, तो ये तीसरा भी पैराबोला बनेगा। क्या ये बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को? तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में कर्व कैसे बनेंगे अगर इनको ड्रॉ करना पड़ेगा तो। अब इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है बच्चों। सपोज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है, तो आप एक्सेलरेशन को ध्यान में रखते हुए देख लेंगे कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड। पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, एक्सेलरेशन निगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। ये दोनों में आपको मैंने समझा दिया है। तो जो ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ हैं, उनमें स्लोप का क्या मतलब होता है, उनमें कुछ चीजें मैंने समझाने की कोशिश की, कुछ एलिमेंट्री। ये सारी चीजें समझ में आई या कोई डाउट है आप लोगों को?